हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोशन कामनवार और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा CSR नेट लाइफ साइंस का यूनिट फर्स्ट, दैट इज मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है इसके ऊपर पार्ट सी में मिनिमम आपके 4 to 5 क्वेश्चंस आएंगे और पार्ट बी जो है इसमें भी आपको अप टू 4 क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, तो ये अगर अपन टोटल यूनिट अगर कंसिडर करें तो 20 to 25 मार्क्स का है। ठीक है, और ये जो यूनिट है ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इस यूनिट के ऊपर ही आपके बाकी के यूनिट के कंसेप्ट बेस होते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री जो हमारा फर्स्ट यूनिट है इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, इस यूनिट में जितने भी टॉपिक है, ठीक है, वो टॉपिक हम एकदम बेसिक से क्लियर करने वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री एकदम इजी तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और इस यूनिट में हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक कंपोजिशन ऑफ सेल। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले अगर कंपोजिशन ऑफ सेल की बात की जाए, ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ सेल, कंपोजिशन ऑफ सेल की अगर हम बात करते हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन आपका सेल कोई भी टाइप का हो, चाहे वो आपका बैक्टीरिया सेल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो आपका प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, या फिर आपका फंजाई हो। ठीक है, तो सेल आपके कोई भी ओरिजिन का है बट इनका जो कंपोजिशन होता है ये अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम कंपोजिशन। तो कोई भी आपका सेल हो, चाहे एनिमल, प्लांट या बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, आप कोई भी सेल को अगर कंसिडर करोगे उनका जो कंपोजिशन होता है उनका कंपोजिशन सेम होता है। ठीक है, अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स ये सारे सेल्स में कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकता है, तो हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको प्रोटीन्स मिलेगा, ठीक है, लिपिड मिलेगा। तो ये 4 टाइप के आपको यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, कोई भी एक बायोमोलिक्यूल्स को भी अगर आप कंसिडर करते हो, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट को कंसिडर करो, न्यूक्लिक एसिड को कंसिडर करो या फिर प्रोटीन को कंसिडर करो, तो इनका अगर एक आधा न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं अपन, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, एंड डीएनए जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन बेस, राइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, राइबोज शुगर, एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन बेस का एग्जांपल ले तो नाइट्रोजन बेस में भी प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स आएंगे, बराबर। तो अगर हम कोई भी एक प्यूरिन या पिरिमिडिन का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे जैसे ये प्यूरिन्स का एग्जांपल ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कार्बन मिलेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन मिलेगा, यहाँ पे फिर से आपको कार्बन मिलेगा, यहाँ पे आपको कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन। इसके अलावा अगर ये आपका एडिनिन है तो यहाँ पे मिलेगा आपको NH3। ठीक है, बट अगर ये आपका गोनिन है तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑक्सी ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा आपको NH3। तो इस केस में अगर हम नाइट्रोजन बेस का एग्जांपल लेते हैं तो नाइट्रोजन बेस में आपको यहाँ पे कौन से एटम्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कार्बन मिल रहा है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिल रहा है।
अगर आप राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर की बात करते हो, जैसे ये डीएनए का एग्जांपल लिया है आपने, तो यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आरएनए का एग्जांपल लेते हो तो यहाँ पे आपको राइबोज मिलेगा, ठीक है। तो आरएनए में राइबोज होगा, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा। अगर हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, जिसमें आपको हर एक पोजीशन के ऊपर हर एक यहाँ पे क्या मिलेगा, कार्बन एटम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। हर एक कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, तो कार्बन एटम के ऊपर आपको यहाँ पे कार्बन एटम के ऊपर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल सकता है, यहाँ तक ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो इस केस में आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन भी मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप फॉस्फोरिक एसिड का एग्जांपल लोगे तो फॉस्फोरिक एसिड में यहाँ पे आपको फॉस्फेट मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड का एग्जांपल। तो ये सिर्फ न्यूक्लिक एसिड की बात नहीं कर रहे, हम कार्बोहाइड्रेट, हम प्रोटीन्स या फिर हम लिपिड के भी अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं तो इस केस में आपको इसी टाइप के एटम्स मिलेंगे, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो नियर अबाउट 98% कंपोजिशन जो होता है सेल का, ये 6 एटम से बना, 6 टाइप ऑफ एलिमेंट से बना होता है, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, ठीक है। तो अगर हम कंपोजिशन देखें तो कंपोजिशन में आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ओनली 20 elements are essential for life. Only 20 elements are essential for life. तो 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ आपके 20 एलिमेंट्स ही लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इन 20 एलिमेंट्स में भी 6 एलिमेंट का कंपोजिशन कितना होता है, 98%। कौन से 6 एलिमेंट्स, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, ठीक है। और ये जो आपके 6 एलिमेंट है विच कंस्टिट्यूट नियर अबाउट 98% ऑफ वेट ऑफ सेल, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको मिलेंगे फर्स्ट 3 पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो फर्स्ट 3 पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपको ये 6 एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं अपन, ठीक है, जैसे ये पीरियड्स हो गए आपके, ये पीरियोडिक टेबल्स में पीरियड 1 2 3, उसके बाद में ये आपका ग्रुप हो गया, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते आपके फर्स्ट पीरियड की, तो इसमें आपको मिलेगा सबसे पहला हाइड्रोजन, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ की अगर हम बात करें तो सेकेंड पीरियड में थर्ड में आपको मिलेगा कार्बन, उसके बाद मिलेगा ऑक्सीजन, उसके बाद मिलेगा आपको नाइट्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास होता है 12। इसका होगा आपका नाइट्रोजन, इसका होगा 7, इसका 14, उसके बाद ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। थर्ड जो पीरियड है इसमें
फोर्थ में आपको मिलेगा फॉस्फोरस और यहाँ पे मिलेगा आपको सल्फर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ये हो गया आपका सेकेंड ग्रुप, ये हो गया आपका थर्ड ग्रुप, और फोर्थ में आपको कार्बन, फिफ्थ में आपको मिलेगा नाइट्रोजन, और सिक्स में मिलेगा आपको ऑक्सीजन। ठीक है, तो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है यहाँ तक। तो फर्स्ट जो ग्रुप है इसमें आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, फोर्थ में आपको कार्बन मिलेगा, फिफ्थ जो है इसमें आपको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिल रहा है, सिक्स जो है इसमें आपको ऑक्सीजन एंड सल्फर मिलेगा। ठीक है, और फर्स्ट पीरियड में आपको मिलेगा हाइड्रोजन। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। सेकेंड पीरियड में आपको मिलेगा कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड पीरियड में आपको मिलेगा फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है यहाँ तक। अब देखो कि ये जो है ये आपके लिए आईएमपी है, इसके ऊपर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो CSIR नेट हो या फिर महाराष्ट्र का जो सेट होता है इसमें भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, इसको आपको IMP करना है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट, अब सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेल में आपको 20 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं, उसमें से भी 6 एलिमेंट जो है इनका कंपोजिशन कितना होता है? 98%। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसका? हम बात करते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कंपोजिशन होता है 68%। ठीक है, उसके बाद में कार्बन, इसका होता है 18%। उसके बाद में हाइड्रोजन, इसका होता है 10%। उसके बाद में नाइट्रोजन, ठीक है, इसका होता है आपका 3%। तो सबसे ज़्यादा अगर कंपोजिशन आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा कंपोजिशन आपको किसका मिल रहा है? सबसे ज़्यादा कंपोजिशन मिल रहा है आपको ऑक्सीजन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कैल्शियम का अगर देखोगे तो कैल्शियम का 1.5% मिलेगा। फॉस्फोरस का अगर आप देखोगे तो 1% मिलेगा। पोटेशियम का देखोगे तो यहाँ पे आपको 0.35% मिलेगा। और इन दिस वे आपको ये कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे आपका ये कम होते जा रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05% होता है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो है इसको कंसिडर किया जाता है मैक्रो एलिमेंट के कैटेगरी में। उसके बाद कॉपर, जिंक, मैग्नीज, ठीक है, कोबाल्ट, ये सब जो है ये आपके माइक्रो एलिमेंट होते हैं और इनका कंपोजिशन नियर अबाउट 0.70% होता है सबका मिला के। ठीक है, तो कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, ठीक है, कोबाल्ट, उसके बाद आयरन, सेलेनियम, सॉरी ये आपका सिलिकॉन, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सब जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका 0.70% होता है। इसके अलावा भी आपके सेल में कुछ ट्रेस एलिमेंट होते हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है और ये एंजाइम के एक्टिविटी के लिए लगते हैं। ठीक है,
जैसे आपके पास में सिलिकॉन है, ठीक है, तो सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम, लिथियम, लीड, ये सब जो है ये ट्रेस एलिमेंट होते हैं और इनका कॉन्सेंट्रेशन हमारे सेल में बहुत कम होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स का मिलेगा, उसके बाद में जो भी आएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन कम मिलेगा, ठीक है। और ट्रेस एलिमेंट जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होता है। यहाँ तक ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को, ठीक है। बट उसके पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कार्बन कार्बन लाइफ वर्सेस सिलिकॉन सिलिकॉन लाइफ, ठीक है। देखो, अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करते ना, तो हर एक ऑर्गेनिज्म में आपके पास में अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स है। जैसे अपन ने लिखा है न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ठीक है। ये सारे बायोमोलिक्यूल्स सभी टाइप के ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगे, ठीक है। बट कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आप कंसिडर करोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको सबसे ज़्यादा कार्बन ही मिलेगा। जैसे आप लिपिड में फैटी एसिड की बात करते हो, तो फैटी एसिड जो है ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, CH3, CH2, 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 n नंबर ऑफ टाइप, है ना। तो ये CH2 के बाद में सबसे लास्ट में आपके पास में फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। तो ये आपका एक फैटी एसिड हो गया, ठीक है। फैटी एसिड का अपन एक एग्जांपल लिखा, तो फैटी एसिड को अगर आप कोई ग्लिसरॉल या अल्कोहल के साथ में अगर रिएक्ट करवाते हो तो आपका लिपिड बनता है। तो अगर हम कोई भी बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं ना, तो हर एक बायोमोलिक्यूल्स जो है इसमें आपको जो स्ट्रक्चर मिल रहा है उसमें आपको क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा, है ना। तो सबसे बेसिक एटम क्या होता है, कार्बन। आपने कोई भी ऐसा बायोमोलिक्यूल्स नहीं देखा होगा जिसमें आपको एल्यूमिनियम मिल रहा है, या फिर जैसे अपन बोले कि ये एल्यूमिनियम के बीच में बॉन्ड बना के आप एक बायोमोलिक्यूल्स बना रहे हो, ये ऐसा, या सिलिकॉन जो है ये रिएक्ट होके बॉन्ड बना रहा है या कोई बायोमोलिक्यूल्स बना रहा है। तो इस टाइप के बायोमोलिक्यूल्स आपने नहीं देखे हैं, ठीक है ना। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं ना, तो एज कंपेयर विद कार्बन आपके अर्थ क्रस्ट में या नेचर में एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन भले ही आपके अर्थ में या अर्थ सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी लाइफ में कार्बन का ही इंट्रोडक्शन क्यों हुआ, ठीक है। जैसे रूल ये बनता है कि जब भी लाइफ बना होगा तो लाइफ कैसे बना होगा, लाइफ बनने के लिए अलग अलग एटम्स एक दूसरे के साथ में रिएक्ट हुए होंगे, है ना। तो बहुत सारे एटम जो है ये एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होते हैं तो एक मॉलिक्यूल बना होगा। अगर मॉलिक्यूल बना है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होते गए, कंपाउंड्स बनते गए, है ना। एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते गया, जैसे फॉर एग्जांपल लिपिड बनते गया, प्रोटीन बनते गए, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड बनते गया। तो ये सब बनने के बाद में वाटर में जब ये सारे मॉलिक्यूल्स को आप ऐड कर दोगे, सारे बायोमॉलिक्यूल्स को ऐड कर दोगे, तो होगा क्या, लिपिड जो है इसका एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं लिपिड जो है ये नॉन पोलर होता है, या फिर अगर हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करते हो तो एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक का मतलब इसके पास में पोलर हेड ग्रुप भी होता है और नॉन पोलर
टेल्स भी होते हैं ना, तो ये सारे अगर अपन ने वाटर में ऐड कर दिए तो वाटर में ऐड करने के बाद में क्या होगा, वाटर में ऐड करने के बाद में ये एग्रीगेशन स्टार्ट कर देंगे। एग्रीगेशन स्टार्ट होगा तो इस केस में ये आपका लिपिड बायलेयर बनाना स्टार्ट कर देगा, ये लिपिड बायलेयर बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, लिपिड बायलेयर बनाना जब ये स्टार्ट करेगा तो इस केस में आपका बनेगा लिपोसोम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो लिपिड बायलेयर से बना होता है। ड्यूरिंग लिपोसोम फॉर्मेशन अगर गलती से यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड आपका पैक हो गया, न्यूक्लिक एसिड क्या हो गया, पैक हो गया, तो ये आपको सेल की तरह फंक्शन करना स्टार्ट करेगा। तो स्टार्टिंग में लाइफ ऐसे ही बना, आपके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्ट हुए, मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, बायोमॉलिक्यूल्स बने, बायोमॉलिक्यूल्स जो है ये वाटर में एक दूसरे के साथ रिएक्ट हुए, एग्रीगेशन हुआ, फाइनली आपका एक लाइव सेल बन गया। ठीक है, एक लिविंग सेल बन गया, है ना, और यहाँ से ही आपका लाइफ की शुरुआत हुई थी, बराबर। तो स्टार्टिंग में अगर ये इसका अगर हम कंसेप्ट लेते हैं कि दो एटम्स रिएक्ट होने के लिए, दो एटम्स रिएक्ट होने के लिए उनका कॉन्सेंट्रेशन नेचर में ज़्यादा होना चाहिए। एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन कार्बन से ज़्यादा था, एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन कार्बन से ज़्यादा था, फिर भी आपको लाइफ में एल्यूमिनियम की जगह पे कार्बन ही आपको दिखाई दे रहा है ना। सिलिकॉन लाइफ की जगह पे कार्बन लाइफ ही दिखाई दे रही। कार्बन लाइफ का मतलब क्या, आपके हर एक सेल में हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को देखोगे तो उसमें आपका बेसिक जो एटम होता है वो कार्बन ही होता है ना। तो इसमें एल्यूमिनियम या फिर सिलिकॉन लाइफ वर्सेस कार्बन लाइफ को अगर अपन यहाँ पे कंपेयर करते तो इस केस में कार्बन लाइफ जो है ये बेटर क्यों है, ठीक है, एज कंपेयर विथ सिलिकॉन या फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो कार्बन लाइफ इज बेटर देन द सिलिकॉन लाइफ बिकॉज कार्बन इज हाईली वर्सेटाइल, या फिर इसकी वर्सेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वर्सेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वर्सेटिलिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो ये आपका 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, तो ये आपका 1 से लेकर 4 बॉन्ड तक ये बना सकता है। ठीक है, कार्बन बॉन्ड स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो कार्बन बॉन्ड का स्टेबिलिटी एज कंपेयर विथ सिलिकॉन बॉन्ड जो रहेगा वो बहुत कम ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। उसके बाद में कार्बन बॉन्ड जो है इट इज़ लेस सेंसिटिव अगेंस्ट न्यूक्लियोफिलिक एजेंट के अगेंस्ट में ये लेस सेंसिटिव होता है। इजीली आपका कार्बन बॉन्ड जो है ये ब्रेक नहीं होता, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये एक से ज़्यादा बॉन्ड्स बना सकता है, एक से ज़्यादा एटम के साथ में रिएक्ट हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए कार्बन लाइफ जो है ये एल्यूमिनियम लाइफ से बेटर होता है। ठीक है, तो भले ही आपके नेचर में एल्यूमिनियम या सिलिकॉन का कॉन्सेंट्रेशन कार्बन से ज़्यादा हो, बट सेल में कार्बन ही लाइफ आपको दिखाई देगी। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है स्टेबिलिटी। अगर फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं कि एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बीच में बॉन्ड बन रहा है या फिर सिलिकॉन लाइफ आपको दिखाई दे रही है, तो इस केस में होता क्या है, इस केस में जब भी ये रिएक्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये ऑब्वियस है कि वो रिएक्ट होंगे। ठीक है, रिएक्ट अगर होते भी है तो भी कुछ देर के बाद में बिकॉज ऑफ वीक बॉन्ड या लेस स्टेबिलिटी या फिर सेंसिटिव अगेंस्ट द न्यूक्लियोफिलिक एजेंट वो इजीली आपके क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो ये अनस्टेबल होते हैं तो अनस्टेबल रहेंगे, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी कम रहेगा, तो कभी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उससे नहीं बनेंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर उससे नहीं बन रहे तो उससे कभी भी लाइफ आपकी नहीं बनेगी। तो ऐसे मान के चलते कि 100 में से 10 टाइम्स आपका कार्बन
रिएक्ट होता होगा, उसका कंसंट्रेशन कम है इसलिए वो रिएक्ट होता होगा। अगर वो 10% भी अगर रिएक्ट होता है तो भी उसका स्टेबिलिटी एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में ज़्यादा है ना। तो एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए धीरे धीरे ड्यूरिंग इवोल्यूशन कार्बन कार्बन वाले कंपाउंड्स बनते गए और हमारे लाइफ जो है ये कार्बन मॉलिक्यूल से ही जनरेट होते गया या इवॉल्व होते गया, ठीक है। तो इन दिस वे ये जो कंपोजिशन ऑफ सेल है ये हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद वाले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। एटम्स क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो का लिंक शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।